प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण देते हुए कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर हमला बोला और एक तरीके से 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए एक एजेंडा सेट किया और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन पर विपक्ष के ऊपर ज़्यादा हमला था और ख़ास तौर पे कांग्रेस को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष की आज की जो दुर्दशा या दुर्गति है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये बात अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रमों से भी लगती है कि इनके सहयोगी दल भी, इंडिया अलायंस के भी, कांग्रेस को ही ज़्यादा दोष दे रहे हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही जो मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 400 के पार और बीजेपी कम से कम 370 सीटों के पार जाएगी। और जो आत्मविश्वास, जो अपने प्लान जो उन्होंने रखे, वो ये दर्शा रहे थे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार अलग लेवल पे चुनाव लड़ा जाएगा और उस परिणाम सामने दिखेगा। और एनडीए की अपनी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, इस पर बड़े विस्तार से उन्होंने बातचीत कही। परिवारवाद पर बहुत ज़ोरदार हमला उन्होंने किया और ये एक तरीके की नई बहस बिछड़ेगी कि परिवारवाद की जो बातें होती तो लोग किस किस तरीके से उसको जोड़ते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ये राजनाथ सिंह के घर से परिवारवाद नहीं चल रहा है, ना अमित शाह जी के घर से चल रहा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने हमले किए, टच किए, जो कि विपक्ष के लिए करारा प्रहार के तौर पे देखे जाएंगे। जो इस चर्चा का मूल विषय जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की तैयारी क्या है। बीजेपी ने या प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की तरफ से तो अपनी बात सामने रख दी, अपना सारा कुछ दिखाया, लेकिन इंडिया अलायंस में उन्होंने एक तंज के तौर पे कहा कि उनका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। अब इसको हाल फिलहाल की घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ममता जी कह रही हैं कि 40 सीट पर ही लड़ लें। अखिलेश जी की अलग अपनी कहानी चल रही है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमको बड़ी बड़ी इवेंट के लिए न्योते नहीं दिए जाते हैं। नीतीश जी निकल ही गए हैं, तो अलाइनमेंट बिगड़ चुका है इंडिया अलायंस का। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में रखी। एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, कुछ उनके अंश उनके उस पूरे भाषण के, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है
सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? तो आज के प्रवक्ता लोग जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए उससे आपका परिचय करा देता हूँ। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महिमा सिंह कांग्रेस की तरफ से, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की ओर से, और दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और प्रेम कुमार जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महिमा जी, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री जी ना भी कहते तब भी दिख रहा है कि अलाइनमेंट बिगड़ गया है। बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जिधर देखिए तस्वीर लगभग वैसे ही दिख रही है। तो कैसे आप चुनौती दे पाएंगी? महिमा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका सिस्टम म्यूट पे है। क्षमा चाहती हूँ। इन पंक्तियों से शुरुआत करने जा रही थी मैं, नीरज जी, कि है परेशान इस खबर से ये सियासत करने वाले, मुल्क में दीवार नफरत की गिराई जा रही है, बोलने की भी यहाँ कीमत चुकाई जा रही है, दिन दहाड़े सच की अब गर्दन दबाई जा रही है। आज संसद के अंदर हमने यही देखा। और आप पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं और उसके बाद एक टिप्पणी करूंगी कि इंडिया गठबंधन के अंदर तो जो हो रहा है वो सर्वविदित है कि कैसे करवाया जा रहा है, और कहाँ हम जो है एकदम संगठित हैं, कहाँ थोड़ी बहुत नीतीश जी का जो हुआ वो सबको मालूम है कि किस प्रकार से हुआ। ममता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 सीटों पर जो है हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। अखिलेश जी के प्रदेश की ओर हम अग्रसर हैं। वहां जब हम पहुंचेंगे तो अखिलेश जी भी हमारी यात्रा में शामिल होंगे, आप बाकायदा देखेंगे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन तो संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए झूठ की, ध्रुवीकरण की, नफरत की के इस अभियान के, मोदी जी के नफरत के इस अभियान के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश ने ये बता दिया कि किस तरह से भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के अंदर करने का प्रयास किया गया, जब मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की यदि कोई रीढ़ है तो वो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता है। तो आज ये सर्वविदित है कि उसी पवित्रता के ऊपर आघात करने का प्रयास भाजपा द्वारा प्रदेश के बाद प्रदेश में किया जा रहा है। अभी पहले बिहार के अंदर जो हुआ वो हमने देखा, झारखंड के अंदर किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को झटका देने की कोशिश तो की, लेकिन असल में खुद झटका खा गए। दिल्ली के अंदर एंटिसिपेशन चल रहा है। दिल्ली, महिमा जी सुनिए ना, ये वाली जो रेटरिक डिबेट है ना, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। नीतीश कुमार किसके खेमे से थे? वो रचनाकार थे, क्यों छोड़ के गए? अखिलेश यादव से आपके समझौते क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हेमंत सोरेन को 10 बार दिया गया ईडी का संबंध, वो जाएंगे नहीं, उसके बाद लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देंगे। ममता बनर्जी से आपकी बात नहीं पड़ रही और लोकतंत्र और संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं। नीरज जी ये बताइए कि हेमंत सोरेन अकेले हैं क्या जिनके पास ईडी का समन गया? आज ईडी जो है बच्चे की जुबान पर एक मजाक के तौर पर आ गया है। बच्चे आजकल बोलने लगे हैं। मीनाक्षी लेखी ने तो संसद के पटल पर बोल ही दिया था कि चुप हो जाओ वरना ईडी घर पे आ जाएगी, जो मोदी जी की जबान है। आज बच्चा ईडी को इस तरह से मजाक में लेने लगा है, क्योंकि पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके एक तंत्र बना करके चुनाव जीतना चाहती है भाजपा किसी भी कीमत पर। हेमंत सोरेन हो या कल केजरीवाल हो या ममता बनर्जी के संबंधी हो या शरद पवार के संबंधी हो, आप ये बताइए कि भाजपा आज लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कौन से स्तर तक नहीं गिर रही है? वो कुछ भी करने को किसी भी कीमत पर, नाम दंड भेद से भी और पार्टियों को तोड़ करके भी वो जीतने को राजी हैं, क्योंकि विचारधारा खुद की तो उनकी कोई है नहीं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो आप बिल्कुल देखिए, इतने सारे जब बड़े दिग्गज नेता साथ आते हैं, एक एक नेता एक एक बरगद के समान है इस गठबंधन के अंदर, अपने साथ पूरा का पूरा जो एक जनाधार लेकर के चल रहा है। यही प्रॉब्लम है, हुई है यही आज दिक्कत भाजपा है कि बहुत सारे बरगद एक जगह हो गए हैं।
बरगद के नीचे घास सूखने मुश्किल आज होती है। भाजपा देखिए, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इनकी विकास यात्रा को विरोध करने का काम लोगों ने किया, वहां से भगाने का। मध्य प्रदेश में तो इन्हीं के अपने एक विधायक द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने जो जबरदस्ती की सरकार बनाई है, वहां गठबंधन चल रहा है। एक विधायक ने उठाकर के अपने ही गठबंधन के दूसरे साथी को गोली मार दी। तो ये बताइए कि आज लोकतंत्र हो या नैतिक मूल्यों की बात, महिमा जी, मोदी जी ने भी कहा है, संसद के अंदर कहा है कि एक सजा याफ्ता को आप लोग सर पे बैठा के चल रहे हैं और यहाँ आप नैतिकता पढ़ा रही हैं। भाजपा के अंदर आप जो हालात देखेंगे, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड वाले एमपीज और एमएलए कौन सी पार्टी के अंदर है? नीरज जी, आप ही बता दीजिए। सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को कौन सी पार्टी टिकट देती है और चुनकर के जनप्रतिनिधि बनाकर के संसद में और विधानसभाओं में बैठाती है? वो भाजपा है। और ये बात सबको ज्ञात है। एक से एक बलात्कारी, एक से एक कातिल भाजपा के अंदर आप देखिए, और बड़े संगीन अपराधों वाले लोग भरे हुए हैं। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनके साथ गठबंधन कर लिया जी, वो एक भूल करके साफ होकर के आ गए। लेकिन आज समीकरण बदल गए हैं। आप ये देखिएगा कि पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा का साथ 16 पार्टियां छोड़ चुकी हैं। आज एनडीए के अंदर भी जो जिस तरह की टूट अंदर से पैदा हो रही है। महिमा जी, अभी हाल के चुनाव आप लोग भूल गए, हमको लग रहा है। ये सब बातें सुन के आदमी क्या सोच रहा होगा कि महिमा जी क्या बता रही हैं? नीरज जी, आप हाल के चुनाव में, आप चुनाव के मुहाने पे खड़ी हैं। आप हाल के चुनाव में 60 दिन बचे हैं खाली अब चुनाव शुरू होने में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी और उसके बाद आप खुद ही तय कर लीजिएगा। हाल के चुनाव की आपने बात की, उसमें 10 लाख वोट ज्यादा हमें हासिल है। तेलंगाना में अपनी खोई हुई जमीन को हमने पाया। कर्नाटक को एक मिनट, मैं बस ये बिंदु पूरा कर दूं आपकी बात। आप अपना विचार, आपके विचार की मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आप याद कीजिए 2019 में भाजपा को 37% वोट मिले थे। उस समय जो एनडीए था वो, उसमें से पीडीपी आज जा चुका है, शिरोमणि अकाली दल जा चुका है, बहुत सी और पार्टियां जा चुकी हैं। और आज जो इंडिया गठबंधन है, हम लगभग 40 से 50% वोट जो जी जी वो महिमा जी 2019 के वोट शेयर के हिसाब से, 2019 के वोट शेयर के हिसाब से। लेकिन आज जितना आघात भाजपा कर चुकी है, सुनिए ना महिमा जी, विजय जी को क्रेडिट देते हुए एक उदाहरण देते हुए, क्योंकि उन्हीं का है तो इसलिए मैं उन्होंने कहा था कि अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना क्रिकेट का, 9 मैच जीतने के बाद 10वां फाइनल हम हार गए थे। क्या बताएं, हम क्या मान के चलूं कि हम लोग विश्व विजेता हैं वर्ल्ड कप के? नैतिक विजय है हमारी। अरे क्या करूं मैं, आपके पास 62% वोट है तो, या 10 लाख वोट ज्यादा मिले उसका मैं क्या करूं? कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना जरूरी होता है, जिसके लिए आपने एक इंडिया अलायंस बनाया। उस इंडिया अलायंस के तार तार होते हुए हम लोग देख रहे हैं, सारे धागे खुले पड़े हैं। वो मैं बात करूंगा कि मैं और कुछ बात करूं? अच्छा अभी रुकिए, आपसे काफी बातचीत हो गई। धर्मेंद्र यादव के लिए, धर्मेंद्र यादव जी, नेताजी आपके सबसे बड़े वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस तो घास नहीं डालती, आपको बड़ी बड़ी यात्राओं के निमंत्रण ही नहीं मिलते हैं, आपने उनको जो सीटें दी वो अभी तक माने नहीं है, और आप चुनौती देने चले बीजेपी को। कैसे देंगे सर? नीरज जी, जितना मुझे जानकारी है कि ये आपने जो शो रखा हुआ है पीएम की स्पीच पर रखा हुआ है, तो जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वो हाल होगा जो कभी आज तक हुआ नहीं होगा इतिहास। रही बात मोदी के स्पीच की, जितनी मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि संसदीय परंपरा को जितना गिरा सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गिराया है। और उनकी बातों की गंभीरता को आप इस तरह समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण कोट करूंगा, और ये उदाहरण मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि इस देश का युवा, इस देश का नौजवान इस बात को समझे। मोदी जी ने कहा कि a+b का होल स्क्वायर में 2ab कहां से आ जाता है? तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, a+b के होल स्क्वायर में 2ab कहां से आ जाता है उसका डिस्कशन करें और उसमें वो बात सही ना बताए, तो उनसे हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर सकते हैं, हम उनसे फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर सकते हैं, हम उनसे सीमा सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये संवेदनशीलता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है संसद में। चुनाव की बात कर लो सर। चुनाव की बात पे आ जाएंगे, असली मुद्दे पे आओ ना सर, चुनाव की कर लो बात। आप देश बड़ा है या चुनाव बड़ा है?
देश बचाने के लिए आप क्या करें? चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप देश यूपी, बचाने अरे के सुनो ना चुनाव सर, धर्मेंद्र जी पढ़े लिखे आदमी, आप तो समझदार हो। देश बचाना है आपको, कैसे बचाओगे आप बताओ मेरे को। देश इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसका बानगी आपको देख सकते हैं। देखिए, जिस गठबंधन का थाली भरा होगा वो दूसरे की थाली खींचकर खाने का प्रयास नहीं करेगा। आज एनडीए गठबंधन ने क्या किया है, पिछले 3 सालों से आपने देखा, महाराष्ट्र में दूसरे की सरकार को छीन के दूसरे की थाली का खाना छीन कर खाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या अगर इन्हें आश्वस्त है कि हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ये इन्होंने ऐसा काम क्यों किया? वही काम बिहार में किया। अगर ये आश्वस्त थे कि इतना बढ़िया काम किया है, 10 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं, किसान के लिए जो चारों स्तंभ बताया मोदी। अब जवाब ले लें सलभ मणि जी से। आप इतना आश्वस्त थे अभी हाल के 2022 के विधानसभा चुनाव में, फिर आपने लोक दल का, ओम प्रकाश राजभर का, पता नहीं किसका क्यों सहयोग लिया था? अखिलेश जी तो अकेले दम पे हमारा तूफान मचाए हुए थे, हम जीत लेंगे, लिया ना समर्थन? क्यों लिया था? जब 400 पार का दावा कर रहे हैं, हम तो 400 पार का दावा नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप मतलब बाकी 143 में आप लोग निपटने के मूड में हैं क्या? सलभ मणि जी, एक बात अभी महिमा जी ने कही कि आप लोग ना विपक्ष को डराते धमकाते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि आप 400 पार निकल जाएंगे। नीरज भाई, इस देश में अगर किसी ने लोकतंत्र को अपनी तानाशाही के बूटों तरह कर तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। किस प्रकार से इंदिरा जी का चुनाव कोर्ट के भीतर इनवैलिड घोषित हुआ, किस प्रकार से इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। और क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि बहुत सारी पार्टियां तो सिर्फ कांग्रेस के विरोध के नाते खड़ी हो गई, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों। जेपी मूवमेंट पूरा का पूरा खड़ा हुआ। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा यादव रखा। मीसा क्या है? आप पूछिए जरा महिमा जी से, मीसा क्या है? और क्या क्या हुआ इस देश में राजनीतिक लोगों के साथ, क्या क्या हुआ साहित्यकारों के साथ? पूरे के पूरे अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। पूरे के पूरे एक खानदान ने, एक पार्टी ने, एक परिवार ने लोकतंत्र की ऐसी तहस नहस की कि पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। वो लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोग आज तानाशाही की बात करते हैं। इस देश ने तानाशाही देखी है, झेली है, कांग्रेस परिवार की, गांधी परिवार की। और जिस प्रकार से इनका जनाधार खिसक चुका है, अभी देखिए धनबाद से वीडियो आ रहा है नीरज भाई, मैं आपसे कहूंगा आप भी देखिए, महिमा जी तो देख के उसको अनसुना करेंगे, इनकी मजबूरी है। 4 आदमी नहीं है, रोड शो निकल रहा है, 4 आदमी नहीं है। और जो लोग वीडियो बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्हीं का ऑडियो, वो कह रहे हैं कि अरे भाई भीड़ तो आई नहीं। उसके पहले अभी जहां पर गए थे, मैं जगह भूल रहा हूं, वहां पर केवल राहुल गांधी ऐसे हाथ हिला रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आपकी पार्टी के तमाम सारे जो सम्मानित नेता है वो आपके नेतृत्व को झटका देके चले गए कि भैया हम राहुल गांधी जी के पास कुत्ते से खेलने का वक्त होता है, हमसे मिलने का वक्त नहीं होता। हम सम्मान करते हैं राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका, लेकिन आप सोचिए ना कि आप जो प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट को बार बार रिलॉन्च, कितनी बार रिलॉन्च करेंगे जो एक बार फेल हो चुका है। यही उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का साथ पसंद है नीरज भाई, आपने देखा होगा स्लोगन दिया गया था, 2 लड़कों का साथ पसंद है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी बस के ऊपर चढ़े थे, हाथ हिलाते थे, क्या हुआ? खत्म हो गए। आज समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर खड़ी है, सोचिए 3 सीटों पर, जिनमें परिवार के ही लोग हैं उनके। जो कांग्रेस पार्टी, उसकी हालत आप देख लीजिए कि अमेठी तक का चुनाव, नीरज भाई आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेठी में लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, उचित नहीं लगेगा, कि कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आ जाए तो अमेठी रायबरेली चुनाव जीत के चला जाएगा। सोचिए इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो इनके युवराज हैं, राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए, और कितनी बुरी तरह चुनाव हारे। इस बार रायबरेली हारने की स्थिति है, इस बार सीट तलाश रहे हैं। तो ये जो जनता ने देखा और क्यों हुआ, उसका कारण समझिए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश किस सरकार में हुआ? इनकी सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसको उनको चारा चोर बोलते रहे, उनको भ्रष्टाचारी बोलते रहे, और जाके मटन खा रहे हैं साथ में, बोलते गठबंधन बनाएंगे, मटन खिलाओ लालू जी हमको। केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा शराब का दलाल किसने बोला? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। और आज गठबंधन करके चले आए कि मोदी से लड़ेंगे। पंजाब में इनके जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, बस 5 सेकंड मुझे और दीजिएगा, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि आने वाले समय में बच्चे अपनी मां से कहानी सुनेंगे, एक थी कांग्रेस। और आज देखिए गठबंधन किए पड़े हैं। तो ये जो मौका परस्ती है गठबंधन है, आप एक सजा याफ्ता व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बिहार में घुमा रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता मूर्ख है? और आप जो कह रहे हैं लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डूबती हुई नाव में कोई खड़ा नहीं होना चाहता, कोई डूबती हुई नाव में नहीं खड़ा होना चाहता। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, सब छोड़ के आएंगे। राजभर जी आए, सलभ रुकिए, अब जवाब ले, बीच में जवाब देता, जवाब दीजिए, आप कुछ इशारा कर रही हैं, बोलिए। ये अभी एक वीडियो की बात कर रहे थे, एक वीडियो लद्दाख से भी आ रहा है। भाजपा के प्रवक्ता को शायद ना मालूम हो, क्योंकि इनकी आदत है सच से मुंह फेर लेने की।
जहां लद्दाख की 1/3 जनता सड़कों पर उतर आई है, वहां बर्फ गिर रही है, 20,000 लोग नीरज जी आज सड़कों पर हैं लद्दाख में, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता को तो हंसी आ रही है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर जो वायदे किए, संपूर्ण प्रदेश बनाने के जो वायदे किए, आज लद्दाख की जनता भाजपा के प्रवक्ता की सूरत देख रही है, ये हंसते हुए जो ये जनतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं ना, इसी मजाक का मुंह तोड़ जवाब 2024 के अंदर मिलने जा रहा है जनता से। क्योंकि देखिए, नीतीश जी का गिरता हुआ ग्राफ तो सबने देखा है, वो ज्यादा से कमतर पर ही आते चले गए हैं जब से वो भाजपा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि भाजपा का चरित्र ही है, जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी जड़ काट देते हैं। और यही बात इनके बाकी सारे जो साथी हैं, वो भी पिछले 10 साल में मैंने बताया ना, 16 पार्टियां छोड़कर चली गई और बाकी अब छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो चल रहा है, जो बाहर दिखाया नहीं जा रहा है, वो वीडियोस भी अभी आएंगे सामने। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि नीतीश जी का ग्राफ बहुत मजबूत है। उत्तर देते भाजपा के प्रवक्ता लद्दाख पर उत्तर दे दें, ये इस बात पर उत्तर दे दें कि ये जगह जगह। सलभ जी लद्दाख को उत्तर दे दीजिए फटाफट, छोटा छोटा लेते नहीं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सलभ जी लद्दाख पे जवाब दीजिए, फिर धर्मेंद्र जी के पास। जी, चिंता मत करिए, लद्दाख में इन्होंने जितना भी आग लगाने की कोशिश की है, सरकार उस पर बातचीत कर रही है, करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर देखिए किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का ग्राफ डाउन है। नीतीश कुमार जी तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे आपके, आपको याद है कि नहीं याद है? जब मुंबई में आपकी बैठक हुई थी, उसके बाद आपने कहा था कि हमारे प्रधान बोलने दीजिए। नहीं नीरज भाई बोलने दीजिए, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आप बौखलाइए मत ना, देखिए सच्चाई खुलती है तो। अरे भाई नीरज भाई देखिए, वर्चुअली जुड़े हुए हम लोग। नीरज भाई रोकिए, महिमा जी ऐसे कैसे बात हो पाएगी? जवाब दे दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। अरे मैंने आपको नहीं टोका, आपने तो प्रस्ताव दिया था ना उनको कि आप जो है हमारे इंडी गठबंधन के नेता बन जाइए। आपने प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे इंडी गठबंधन के नेता बन जाइए, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ें। तब उनकी बहुत अच्छी टीआरपी थी, तब वो बहुत बड़े नेता थे, उनकी बहुत लोकप्रियता थी। और आपका डूबता हुआ जहाज छोड़ के नीतीश कुमार जी आ गए एनडीए गठबंधन में, तो आज उनकी लोकप्रियता पे आप सवाल उठा रहे। ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। लालू प्रसाद यादव कभी चारा चोर थे, आज आपके साथ मटन खा रहे हैं, तो बहुत बड़े ईमानदार हो गए। अरविंद केजरीवाल दारू। जी नीरज भाई देखिए, वर्चुअली जुड़े हुए हम लोग, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मत कीजिए। अच्छा, आप क्यों दोनों लोग रुकिए मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। कल तक अरविंद केजरीवाल शराब के दलाल थे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती थी, जेल भेजो, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ। आज जब जेल जाने की नौबत है तो अरविंद केजरीवाल महापुरुष हो गए। अरे महापुरुष युग पुरुष तो राहुल गांधी है, कि राहुल गांधी जी जब अपनी यात्रा लेके बिहार जाते हैं तो वहां पर इंडी गठबंधन की सरकार होती है, और जहां जहां जाते हैं वहां एनडीए गठबंधन की सरकार आती है। महिमा जी चिंता मत कीजिए, देश चरित्र समझ चुका है, गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का, आपको कुछ नहीं कहूंगा, गांधी परिवार का चरित्र। जी धर्मेंद्र यादव जी, आप महिमा जी रुकिए, दूसरे मेहमानों के पास भी चले जाए, फिर एक बार आता हूँ आपके पास, फिर आऊंगा। बस एक बात बोल दूं। अरे आपके अलायंस के हैं जिनको आप मान रहे अभी तक तो है। 10 मिनट बोल लें, लेकिन ना मणिपुर की बात करेंगे ना लद्दाख की बात करेंगे आज। धर्मेंद्र जी आप अभी हैं ना अलायंस में? बिल्कुल है, पक्का ना? बुराई नहीं है। तो ये बताइए आज की तारीख तक नहीं मैं नहीं कह सकता ये। धर्मेंद्र जी एक सीरियस नोट पर आप देखिए कि आपकी जो इंडिया अलायंस की स्थिति इस समय बनी हुई है। आपने भी स्पीच सुनी, प्रधानमंत्री ने इस बार तो इस स्पीच में उन्होंने महंगाई पे भी बोला, ईडी पे भी बोला, परिवारवाद पे बोला, सब कुछ पे उन्होंने रखा है, सारे जवाब उन्होंने दिए। जो लोग पूछते हैं कि महंगाई पे नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने डेटा के साथ महंगाई की भी बातचीत करी, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल भी है। मेरा सवाल ये जो मैं लेके आया था जिसमें कॉन्टेक्स्ट ये था कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। ममता ही सलाह दे रही कांग्रेस 40 सीटें लड़ लो, आप उत्तर भी जीत लो, बहुत है, आप उनको भाव नहीं दे रहे। नीरज जी बिल्कुल सही सवाल पे आप आए, मैं यही आना भी चाह रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हैं कि अपने मानचित्र को देश के मानचित्र के पीछे छुपा करके जनता को दिखाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को राष्ट्र के नाम पर छुपाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आप भाषण का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को 10 साल में अपनी उपलब्धियां बताने का समय आज था, और ये बताना भूल गए कि इस देश के अन्नदाताओं के साथ इन्होंने धोखा किया। ये बात नहीं बताएंगे। वो धोखा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कृषि का बजट कम कर दिया, 3.2% से 3.08% कर दिया। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस देश के लगभग 70 करोड़ किसानों के साथ अगर धोखा हो रहा है तो मोदी जी किसके पास जाएंगे वोट मांगने? इंडिया किसान आपके पास क्यों नहीं आते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आएंगे, देखिए आते नहीं, आएंगे। पहले बीजेपी पास भी नहीं जाते थे वो। हमारा काम है सच को बताना।
पिछले अगर 10 साल से उन्हीं के साथ हैं। सुन लीजिए आप, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। जल्दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब कृषि का बजट कम कर दिया हाँ। तो किसानों की दोगुनी होगी। एमएसपी की गारंटी हमने तो नहीं कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ, उस पे भारतीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सब काम होगा, किसानों के साथ धोखा होगा, तो इस देश का क्या होगा। दूसरा जो धोखा इन्होंने गरीबों के साथ किया है, सामाजिक सुरक्षा का जो बजट है वो भी कम किया है। ये बात बताना बहुत जरूरी है देश को, क्योंकि देश के गरीब लोग, आम आदमी ये बात समझें कि जो सरकार है वो हमारे सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि बजट नहीं दे रही। धर्मेंद्र जी आपने स्पीच ध्यान से नहीं सुनी लग रहा है। आपने स्पीच ध्यान से सुनी नहीं सर। आपने कहा किसानों के साथ दिया, उन्होंने डेटा दिया है, मैं बिलीव करता हूँ संसद के अंदर। मैंने गलत बताया, नीरज जी बता दीजिए। मैं 3.2 पिछली बार तो बता रहा हूँ, उसको सुन तो लो आप पहले। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन तो लो। पार्लियामेंट की स्पीच ले मानू सही, उन्होंने ये बताया कि यूपीए के 10 सालों में 7 लाख करोड़ की बाइंग हुई थी एमएसपी पे, इनके 10 साल में 18 लाख करोड़ की हुई है। बताओ क्या थी? नहीं सुना आपने मेरी स्पीच, तो सुन लो महाराज कम से कम। इस 10 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए एमएसपी पे। 18 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं, तो बजट को कम कर। अरे सर, बजट एक परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में होता है। जब साइज बड़ा होता है तो आपको उसमें वैल्यू दिखती है ना। ऐसा थोड़ी कि बजट ही बढ़ता जा आपकी बढ़ता जाएगा। प्लस किसानों को उन्होंने जो फसल बीमा दिया, जो उन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ी है, आपको पता है? नहीं धर्मेंद्र जी सुनो ना आप, इस समय भी आप देखेंगे तो जो अनाज की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ऊपर हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, किसानों को पैसा मिलना अच्छी बात है, लेकिन है ये नहीं। आलू का दाम कितना ऊंचा है बताइए मुझे जरा। गेहूं का दाम कितना ऊंचा है, एमएसपी कितनी है? कितनी एमएसपी आप बताओ, आप बताओ ना कितनी एमएसपी है। मैं बताऊंगा, आप तो किसान हो ना। मतलब क्या होता है? तो क्या फ्री बांट रहे हैं क्या? सरकार ने कृषि का बजट घटा दिया 3.2। जी रुको सर, अब रुक जाओ आप आर्थिक बहस में तो उलझ रहे हैं। उस बजट में तो सरकार कहां से खर्चा करेगी, मुझे बताइए ना। आप कैसे खर्चा करेगी? विजय जी एक लास्ट बात और नीरज मैं कहूंगा। हाँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक्सीलरेटर बजट के नाम से योजना चलाई थी। हाँ। आपको अगर जानकारी होगी। हाँ। और नाम ऐसा लेकर आते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा उसमें। एक्सीलरेटर बजट में 2557 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और इस सरकार ने 106 करोड़ रुपया मात्र खर्चा किया। 106 करोड़ रुपया। अब आप समझो कि जो बजट का साइज बताते हैं, जनता को जो सपने दिखाते हैं, हकीकत में कितने होते हैं। जब बजट का पैसा ही नहीं दोगे तो काम आगे कहां से होगा? तो फिर ये बताओ, आपकी इतनी जानकारी आप रखे हो, 2012 से लगातार चुनाव हार क्यों रहे हो? नहीं, अब चुनाव हार है, जनता को हम अपनी बात अरे क्योंकि जनता पर विश्वास नहीं कर रही ना। आप जो बता रहे हो यहाँ पे, ये बात आप जनता को बताओ जाके। आप जाओ उधर बहराइच के गांव में, बाराबंकी गांव में, एटा इटावा मैनपुरी के जो तंबाकू वाले किसानों, उनको समझाओ ना। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे बताऊं। 12 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, आप बता रहे हैं बैठ के ऐसा हो रहा है। अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि मोदी गद्दार है, कायर है। ये क्या गलत कहा उन्होंने? जी सुना। इसका जवाब सलाम मणि जी देंगे। सलाम मणि जी, बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट। आप मुझे बताइए, देश की नीरज भाई, बहुत छोटा सा कमेंट जी। अरे सुन लीजिए अरे धर्मेंद्र जी सुनो ना, उनको जवाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सुन लो, जवाब सुन लो। फर्जी आंकड़ा दिखाया जा रहा है 7 का, तो असली आंकड़ा क्या है? उसका कैलकुलेशन स्पेस आप मुझे बताइए। धर्मेंद्र जी सुन लो ना, इस वाले जवाब को वही देंगे भाई। मैं नीरज भाई, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हम सब किसान परिवारों से आते हैं। उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई, और बंद नहीं हुई, उनको औने पौने दाम पर बेचा गया। यानी 50 करोड़ की चीनी मिल, 500 करोड़ की चीनी मिल 50 करोड़, 250 करोड़ की चीनी मिल 25 करोड़ में किसकी सरकार में बेची गई? 19 चीनी मिलें बंद हुई। और 2017 के बाद से जब योगी जी आए, बोलने दीजिए, बीच में टोकिए मत, सच्चाई खुलती है तो टोकना नहीं चाहिए। योगी जी आए, 19 चीनी मिलें शुरू की। इनके जो सहयोगी है ना, आरएलडी के लोग, उनका जो क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि है रमाला, वहां की चीनी मिल तक चालू नहीं करा पाए, योगी जी ने चालू कराई। और इसलिए हम कहते हैं कि आपकी डूबती हुई जहाज छोड़ के बहुत लोग भागेंगे। ओम प्रकाश जी छोड़ के आ गए, बहुत सारे छोड़ के आने वाले, चिंता मत करिए। आप जो ये जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, किसान सम्मान निधि किसने दी? किसानों 84 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किसने किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी हैं, 3 सांसदों वाली। अभी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, आजमगढ़ में आप अपने धर्मेंद्र यादव को चुनाव नहीं जिता पाए, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने भी आपको दरकिनार कर दिया, आपको डिस्कार्ड कर दिया। और इसीलिए आप इनोवा पार्टी से भी अभी रिक्शा पार्टी हो गए।
पहले जितने समाजवादी पार्टी के सांसद थे इनोवा में बैठ के जा सकते थे, 5 सीटें होती है, 5 सांसद थे। अब क्या ई रिक्शा पार्टी होगा कि एक ड्राइवर और बाकी 3 बैठ के जाएंगे। अभी आप देखिएगा इसके बाद आप भी बसपा की तरह अंडा पार्टी हो जाएंगे, जो आपकी नीति है। जी रुकिए और जिन लोगों के विजय जी और प्रेम कुमार जी को लेके आइए। विजय जी और प्रेम कुमार जी, 10 सेकंड नीरज जी, 10 सेकंड। अरे सर रुक जाओ ना, अभी भाई 10-10 सेकंड करके तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। मैं पत्रकार मित्रों को बोलने दीजिए। विजय जी, आज का जो प्रधानमंत्री जी का स्पीच थी ना, मैं उसमें उन्होंने ऐसे कोई पॉइंट नहीं थे जिसको न टच किया हो। ठीक है, अभी ये 2024 के लिए एक तरीके से एजेंडा सेटिंग थी, उसमें 3-4 चीज़ों में बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रहार किया। एक तो परिवारवाद को उन्होंने बहुत डिटेल में जिक्र किया, और ये बहस छिड़ेगी अब कि जब भी परिवारवाद की बात होती है तो लोग उसको अमित शाह जी के घर से, रविशंकर प्रसाद जी के घर से, राजनाथ सिंह जी के घर से बताते हैं, तो वो एक बहस होगी। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई को भी उसी टर्म में बात की जिसमें लोग पूछना चाह रहे थे, और विकास की बात तो उन्होंने रखी थी कि हम 2030 टर्म में हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन के दिखाएंगे। क्या ये इतनी बड़ी चुनौती है जिसको विपक्ष लेगा? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विपक्ष ले नहीं सकता, मैं किसी की क्षमताओं पर शक नहीं करता, लेकिन जिस स्थिति में आज दिख रहा विपक्ष, वो है इस काबिल? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को तो एक तरह से कहना चाहिए कि वो फ्रंट फुट पे खेलने वाला भाषण है। अक्सर राजनेता क्या करते हैं कि जो आरोप होते हैं अपने ऊपर, जिन पर लगाए जाते हैं, उनको अवॉइड करके वो दूसरी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने उन सभी बातों का जिक्र किया। परिवारवाद एक ऐसा बहस अभी पिछले काफी समय से चल रही थी, जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर, राजनाथ जी को लेकर, रविशंकर जी जिनका आपने जिक्र किया, बहुत सारे नेता उनका जिक्र किया, उस पर भी उन्होंने उसको बड़ी साफ गोई से साफ बात की। ये बड़ा काम होता है, नहीं तो राजनेता अपने ऊपर जो आरोप होते हैं उन पर सफाई नहीं देते या बात नहीं करते। तो उसको जिस तरह से बात की, भ्रष्टाचार को लेकर बात की और तमाम बातें की। और जो आपने आंकड़ा दिया, प्रधानमंत्री बोले 400 पार, 400 पार तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और आंकड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी का, 370 नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी की जीतने का आंकड़ा नहीं है। मुझे पता नहीं कि 370 आएंगी कि 350 आएंगी कि 320 आएंगी, लेकिन 370 आंकड़ा है पॉलिटिकल परसेप्शन का, आर्टिकल 370 को हटाने का, जिसको लेकर 70 साल बहस चली। 70 साल के बाद जब वो हटाया गया तो उसके बाद जो अलग तरीके की बहस हुई, तो वो 370 को आपके दिमाग में रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इसको नंबर से मत जोड़कर रखिए, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये 370 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 370 का एक मैसेज है। अब आपने बात की विपक्ष की, तो विपक्ष तो अब जितना रोज बिखर रहा है, मुझे बहुत ही वो लगता है, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया। ममता जी का जिक्र किया, अखिलेश जी का जिक्र किया और तमाम जिक्र किए, नीतीश जी का तो जिक्र किया ही गया है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे का भाषण आपने तो सुना होगा, आप तो बॉम्बे रहते हैं, मुंबई में हैं, सिंहदुर्ग से जो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी हमारी ये कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए एक वार्निंग साइन तो हो सकता है, समझे? तो वो कहां कहां पर लड़ रहे हैं। और बिहार, बंगाल के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा है जहां पर एनडीए को सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि वहां पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद भी उनके पास क्या उतना नंबर आ सकते हैं जो पिछली बार आए थे 2019 में। उस समय शिवसेना पूरी और भारतीय जनता पार्टी से अब थी, और जैसे जेडीयू वापस आई है एनडीए में, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी का फायदा कम, इंडिया गठबंधन का नुकसान ज्यादा समझता हूं। यदि एनडीए, आरजेडी और जेडीयू साथ रहती तो आरजेडी का 0 का ग्राफ भी बदल जाता और इंडिया गठबंधन का भी ग्राफ एक बड़े नंबर के साथ बदलता। तो वो इंडिया गठबंधन का नुकसान मैं ज्यादा मानता हूं नीतीश कुमार जी को। उनको अच्छे हैं, खराब हैं, वो सब तो अलग बात है। शलभमणि जी को भी पता है जितनी बातें उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए की, तो लेकिन उनको तो वो तो अंग्रेजी के एक्सपर्ट हैं, डीएनए एनडीए में कैसे बदलता है वो ज्यादा जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष गठबंधन आज तैयार नहीं दिख रहा, और वो इतना बिखराव होता जा रहा है कि हर दिन, कई बार होता है ना, वो घर जैसे होते हैं कि कमजोर होने लगते हैं तो एक एक करके ईंटें गिरने लगती हैं। उस स्थिति में आ रहा, जो एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते थे। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो चंडीगढ़ वाला हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा, मतलब एक वार्निंग वाला भी है और सबको चौंकाने वाला भी है। लेकिन झारखंड जो है ना, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत संबल वाली, बहुत तारीफ वाली बात हो सकती है। देखिए, आप लड़ सकते हैं, तो झारखंड को उदाहरण है आज का, जहां चंपई सोरेन ने 47 वोटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी और जो आरोप राजभवन पर लगाए गए उन तमाम कोशिशों के बाद भी। इसका मतलब यदि आप यूनाइट रहकर शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो आप जीत भी सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का होगा नहीं। और सीटों का हमेशा ही होता है, 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमने इसका बहुत जिक्र किया, 224 सीटें उनके पास 50% की है। लेकिन ये भी याद रखिए, हर बार जब सरकार होती है तो उसके पास ज्यादा सीटें होती हैं, लेकिन सरकारें बदलती भी रही हैं। लेकिन सरकारें बदलने के लिए शिद्दत होनी चाहिए। जिन 3 चीजों का मैं जिक्र करता हूँ, 3 C's का, एक होता है कन्विक्शन, एक होता है कमिटमेंट और एक है कंटिन्यूटी। ये तीनों चीजें इंडिया गठबंधन के पास नहीं दिखाई दे रही। कि वो कन्विक्शन नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ कैसे कौन से बड़े इश्यू हो सकते हैं। आज बात हो रही है, क्या एमएसपी की गारंटी का मैनिफेस्टो हो सकता है इंडिया गठबंधन का? क्या अग्निवीर योजना को स्क्रैप करने का जिक्र हो सकता है इंडिया गठबंधन में? क्या गैस सिलेंडर 400, 450, 500 रुपए में देने का गारंटी हो सकती है? एमएसपी को डबल करने का या किसानों की आय को दुगना करने का कोई वादा इसमें हो सकता है? एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हो सकती है। यूसीसी को लेकर कह सकते हैं वो गारंटी के साथ अपने एजेंडा में कि हम यूसीसी को लागू नहीं करेंगे या करेंगे जो भी। तो ये जो कन्विक्शन है वो नहीं है, फिर उस पर कमिटमेंट नहीं है और किसी बात को लेकर कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये लड़ाई कैसे चलेगी, कैसे और कैसे सब एकजुट होकर लड़ेंगे? 11 सीटों की बात अखिलेश जी ने कर तो दी और कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो फिगर देख रहा था, 2019 में सिर्फ 3 सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। अमेठी, रायबरेली और कानपुर, जहां पर 36% है। जो 20 सीटें मांग रही है कांग्रेस, वहां पर तो 20%, 16% वोट है चौथे नंबर की सीट पर सहारनपुर में। तो ये लड़ाई आप किस तरह से लड़ना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? ममता जी ने साफ कर ही दिया है, अखिलेश जी ने साफ कर ही दिया है, अरविंद जी ने साफ कर दिया। नहीं, ये समझ। अच्छा, 3 C's एक पिक्चर हॉल भी है दिल्ली में, हमको लगता है दिल्ली नोएडा में कहीं पे, इसे मैंने सुना था कहीं पे। प्रेम कुमार जी, ये जो 3 C's बता रहे हैं कि बीजेपी इंडिया की तरफ है, ये इधर नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ। क्या कारण आप मानते हैं? इतना सब कुछ देख रहे, रोज संविधान बचाने और लोकतंत्र की हत्या को रोकने के कदम उठाने की बात की जाती है, बट एक नहीं होंगे साहब, क्यों? नीरज जी देखिए, चुनाव होता ही है इसलिए कि जनता अपनी ताकत दिखाती है। ये गलतफहमी होती है नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, कि उनकी ताकत का रिनोवेशन होता है या उनकी ताकत चली जाती है। जनता देती है ताकत, और नहीं तो पुराने ही आंकड़े पर तो किसी पार्टी का न रिवाइवल होता, न पार्टी किसी की सत्ता में से बाहर होती। तो इसलिए चुनाव को देखिए, ममता बनर्जी पूरा बंगाल जीत जाती है, अपना चुनाव हार जाती है। इसलिए कोई ये भ्रम में न रहे और ये ना कहे कि हम अगला कार्यकाल हमारा ही होगा, हम ही बजट पेश करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। ये आप रैली में बोल सकते हैं, चुनाव की रैली में बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन सदन में और लोकसभा में अगर खड़े होकर बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान होता है और इस बात की तस्दीक होती है कि चाहे जो हो जाए हम तो जीत के आएंगे ही। ये एक संवैधानिक प्रश्न मैं कह रहा हूं और लोकतांत्रिक आचरण का प्रश्न उठा रहा। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर हमने सुना प्रधानमंत्री जी बहुत गुस्से में बोले और वस्तुगत आधार पर बहुत सही भी बोले, लेकिन वही गुस्सा, उससे भी ज्यादा गुस्सा जनता में उस बात को लेकर है कि जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को, जो जेल में है, जो सजा भुगत रहा है, उसको देश के आजादी की अमृत काल से जोड़ते हुए सरकार, गुजरात की सरकार, केंद्र की सरकार, सबने मिल करके अदालत को आंखों में धूल झोंक करके, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उनको रिहा कर दिया। बलात्कारी के साथ खड़े हैं आप, वो भ्रष्टाचारी के साथ खड़े थे, उस पर आपको गुस्सा आ रहा था। आप तो बलात्कारी के साथ खड़े थे, हत्यारों के साथ खड़े थे। देश की जनता में उससे भी ज्यादा गुस्सा है। इसका थर्मामीटर अभी नहीं दिखाई देगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखाई देता है, वो जनता के बीच में जाने पर पता चलता है। इसके बाद हाँ, पूरे भाषण का एक अच्छा खासा हिस्सा कांग्रेस की सरकारों को कोसने में खर्च हुआ, निश्चित रूप से हुआ, वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब बीते 27 साल में हम देखें तो 17 साल भारतीय जनता पार्टी, गैर कांग्रेसी आप बोल सकते हैं, और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के शासन है। जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो केवल अपने कार्यकाल की याद रखते हैं, उससे पहले भी बीजेपी की सरकारें थी और उस दौरान भी चाहे आप महंगाई की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले,
तो उन सरकारों को आप भुला जाते हैं, उनके योगदान को भी भुला जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो ये भी एक बात है। तीसरी बात है किसानों को लेकर के जो दावे उन्होंने एमएसपी को लेकर के किए, आप पिछली सरकार से कंपेयर करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बता सकते हैं, फैक्चुअली कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एमएसपी का वादा किसानों के साथ है। एमएसपी की गारंटी का वादा था, एमएसपी की गारंटी कहां हुई? आमदनी दुगनी करने का वादा था, उस पर आप चुप हैं। यानी आप जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो चुप हैं, वो जिन बातों पर चुप्पी है वो ज्यादा गंभीर है, और उन बातों पर जनता को जवाब चाहिए। जी प्रेम कुमार जी ने एक बात कही कि वाजपेयी जी की सरकार के समय का जिक्र क्यों नहीं करते, वो पीछे 10 आगे 10, अभी शायद व्हाइट पेपर भी एक आने की तैयारी है। तो वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान प्रेम जी महंगाई कम थी काफ़ी, ये फैक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन खैर ये मेरा काम नहीं है। शलभ जी आप जवाब दीजिए जो अभी प्रेम जी ने सवाल उठाए आपसे। नहीं, कौन कहता है कि वाजपेयी जी की सरकार की चर्चा हम नहीं करते? अब कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि जिनको हमेशा लगता है कि नहीं साहब, मोदी साहब कुछ भी कर दें वो उनको कम दिखाई देगा, मोदी साहब कुछ भी कर दें उनको कम नजर आएगा। वाजपेयी जी की सरकार में किस प्रकार को भारत को हमने परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, किसने नहीं देखा? ये जो तमाम सारी जो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजनाएं चली, जिनको लेके आज भी लोग इस बात की दाद देते हैं कि इस देश में पहली बार आजादी के बाद अगर सड़कों पर काम हुआ तो वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। लेकिन आप मोदी जी की उपलब्धियों से क्यों घबराते हैं? आज अगर मोदी जी कहते हैं कि भाई एक वोट का फर्क क्या है, इस बात को समझिए। अगर एक वोट गलत जगह पड़ जाता प्रेम कुमार जी, तो इस देश में धारा 370 थोप दी जाती है, और एक वोट अगर सही जगह पड़ता है तो धारा 370 उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती है। एक वोट अगर गलत जगह पड़ जाता है तो इस देश में 3 तलाक जैसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट कहती है हटाओ, और जाके लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर उसको पलट दिया जाता है। लेकिन एक वोट जब सही पड़ता है ना, तो 3 तलाक उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। अगर एक वोट गलत जगह पड़ता है तो राम भक्तों पर गोलियां चलती हैं, एक वोट सही जगह पड़ता है तो भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार होता है। एक वोट अगर सही जगह पड़ता है, एक वोट अगर गलत जगह पड़ता है तो पाकिस्तान जैसा कायर देश हिंदुस्तान के भीतर घुस के हमले करता है। और एक वोट अगर सही जगह पड़ता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 सेकंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान को भूखों मरने पर मजबूर करता है। प्रेम कुमार जी, इसको आप देख नहीं पाएंगे। आप जिस नाराजगी की बात कर रहे हैं ना, वो नाराजगी उनकी है जिनके लिए आप आज बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए है, कि जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, लालू यादव के खिलाफ केस कराया, आज लालू यादव के साथ घूम रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बेईमान बताया, उनसे गठबंधन बना के घूम रहे हैं। अभी आप देखिएगा, इसीलिए जनता ने तय किया है अब की बार 400 पार। और ये बात कौन भाषण क्या देगा हाउस के भीतर, ये तय करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर का है, शलभ मणि त्रिपाठी या प्रेम कुमार का नहीं है। संवैधानिक क्या संवैधानिक है, क्या गैर संवैधानिक है, वहां कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। मुझे वहां लोकसभा शलभ जी, मुझे ब्रेक लेना है और आप तय नहीं करेंगे। विजय जी, मुझे सिर्फ 5 सेकंड का एक जवाब चाहिए। क्या ऐसी कोई बंदिश होती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी जीत के बारे में नहीं बोल सकते, ये कि मैं जीतूंगा, ये आत्मविश्वास है मेरा, ऐसा बोलने में रोक है क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो 30 साल से 35 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। ऐसी कोई बंदिश संवैधानिक या पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर में नहीं है। फैक्ट्स गलत बोले तो फिर उस पर भी चेक हो सकता है, और उसको भी चेक करवाने की बात है। और ये तो एक चुनावी भाषण है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है आपको? आप कह रहे हैं, आप भी कह सकते हैं आप 400 पार आइए। ये कोई चुनावी मतलब लोकसभा की या संसदीय व्यवस्था में मुझे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगती जी। एक छोटा सा ब्रेक, वहां पर और भी लोग, कांग्रेस के भी लोग मौजूद थे, उन्होंने उस पर आपत्ति नहीं की। जी प्रेम जी रुकिएगा सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। आज चर्चा हो रही है इंडिया अलायंस गठबंधन, प्रधानमंत्री जी की स्पीच, इन तमाम मुद्दों पर कि 2024 के लिए क्या तस्वीर बन रही है। प्रेम कुमार जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं सर, बहुत छोटे में रखिएगा सर, बोलिए। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब चुनाव हो जाते हैं, विधानमंडल दल का नेता, चाहे प्रतिपक्ष हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो, जब नेता चुने जाते हैं, चुने जाने से पहले भी नेता ये कहते हैं हमें क्या मालूम, जिनको जो चुनेंगे वो बनेंगे। यही परंपरा है लोकतंत्र की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर सर, ये तो अपने आत्मविश्वास की बात है। समझिए,
नहीं नहीं, ये आत्मविश्वास नहीं है। हाँ। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानना। आपको क्या मालूम कि आपके विधानमंडल दल के नेता आपको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? आप भाई, स्वीकारें, ये परिस्थितिगत होता है। ये लेकिन तो- आप सब चीज को तोड़ कर कहते हैं, एक नॉर्म्स को आप नकार रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। जी, आप अगर मेरा आत्मविश्वास है कि मैं चुन लिया जाऊंगा कैंडिडेट का मतलब ही नहीं है ना। तो क्या नीरज जी, दिक्कत है इसमें? एक चीज का कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं हारने वाला हूं इसलिए मुझे पता नहीं है। बनाते हैं आप। जी विजय जी बोलिए। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, फिर तो ये डिबेट में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फेस जो है होना ही नहीं चाहिए। जो चुना जाएगा वो तो चुना ही जाएगा, फिर हमारे फेस लगाना डेमोक्रेसी का यही वो भी एक नेचर है। लोकतांत्रिक नॉर्म है। हमारे डेमोक्रेसी का यही नेचर है। नहीं ये नेचर कहाँ है सर? अभी भाई, जब 10 सेकंड। राज्यों के चुनाव हुए थे तो उसमें कुछ जगहों पे तय था कि जीतने के बाद कौन बनेगा। जी बोलिए शलभ जी। अब मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी एक अलग तरह का संविधान देखना चाहते हैं, एक अलग तरह का विधान देखना चाहते हैं, अलग तरह की चुनावी प्रक्रिया देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि प्रेम जी ने कितने चुनाव कवर किए हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं उनका, पत्रकार हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, जैसा विजय जी कह रहे हैं, वही बात मैं भी कहना चाहता हूं। इसका मतलब जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय किया, आप उनको मानते हैं कि वो गैर संवैधानिक है, वो अलोकतांत्रिक है? अरे कहाँ के इस देश में जी रहे हैं? ये हिंदुस्तान के चुनाव की बात हो रही है, युगांडा के चुनाव की बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है आप युगांडा की चर्चा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री किसी ने का अपने उम्मीदवार मुंह से ऐसा पहले भी नहीं तय हो कहा सकता है। है। जी अच्छा आप समय थोड़े किसी ने करेंगे। अपने मुंह से नहीं कहा है। अरे दूसरे जब लोग जब हैं। कोई पार्टी चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने समय ये कहती है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्यों कहती है? उसको पता है वो जीतेगी क्या? जीतेगी देखा जाएगा। ये तो मेरा आत्मविश्वास है, मैं अपना प्रपोजल जनता के सामने रख रहा हूँ। हाँ कोई कानूनी बंदिश हो तो अलग बात कह सकते हैं आप। धर्मेंद्र जी बोलिए सर। नीरज जी, सलम मणि जी, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जैसा चुनाव चाहते हैं इस देश में, इसीलिए बार बार उसी दिशा पे ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर इतना सफेद झूठ बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि चाइना 46,000 वर्ग किलोमीटर घुस के खड़ा हुआ है, और अभी लेटेस्ट वीडियो 1 हफ्ते 10 दिन पहले की आई थी जब चरवाहों ने चीनी सेना को उधर जाने के लिए कहा था, और इस बात को भी ना बोल पाए, इतनी साहस ना हो, तो मुझे लगता है कि फिर वो तो गलत बात है, फिर उन्हीं की बात सही जवाब देना है चाहूंगा। जी कि प्रधानमंत्री जी कायर हैं और प्रधानमंत्री जी गद्दार हैं, दोनों बात सही कह रहे हैं। जवाब देना दूसरी बात चाहूंगा। कह रहे हैं, सुनिए पहले आप, जी। देश में जो विदेश नीति की बात है, अभी आपको पता होगा यूनेस्को में चुनाव हुआ था बोर्ड के वाइस चेयरमैन के लिए, उसमें भारत पाकिस्तान से हारा। ये देश के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। इसको विचार करना चाहिए कि जी शलभ मणि जी। जो हमारा देखिए मुझे नहीं पता कि धर्मेंद्र जी कितनी विदेश नीति पढ़ते हैं, पर धर्मेंद्र भाई बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, आपको पता है कि नहीं पता है कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लेकर निकले, भारत माता की जय लगाते हुए निकले, क्योंकि उनको पता है कि भारत का जो तिरंगा है वो हिफाजत का बहुत बड़ी पहचान है, और ये भारत की ही पहचान है, भारत की ही ताकत है कि आज चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, आज भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। कहाँ आप चक्कर में पड़े हुए हैं? और जिन सांसद महोदय की आप बात कर रहे हैं, वो सांसद महोदय कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बोलते हैं? अगर आप में साहस है जरा बोल के दिखा दीजिए। राहुल गांधी के लिए क्या बोलते हैं, जरा साहस है बोल के दिखा दीजिए। सोनिया गांधी जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोल के दिखा दीजिए। अब आप समाजवादी पार्टी कहाँ से विदेश नीति पर बोलने लगी? विदेश नीति पर समाजवादी पार्टी कहाँ से चली आई? धर्मेंद्र जी, शलभ जी के बारे में नहीं पता। आप डेटा मैनिपुलेशन के जगलर हैं, मैं जानता हूँ। शलभ जी, धर्मेंद्र जी। पहले मेरी बात ये बताइए, इस देश में जो कर्जा है, कर्जा जितने प्रधानमंत्री आज तक देश में हुए हैं, सबने मिलकर जितना कर्जा नहीं लिया था उतने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में ले लिया। 171 लाख करोड़ रुपया हो गया। पूरे जीडी का 81% है, 2027 में 100% हो जाएगा। जी होने का डर पे चला जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो आप बेरोजगारों को रोजगार देते। शिक्षा में अर्थव्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, कोई और किताब पढ़ते हैं? धर्मेंद्र जी, अरे धर्मेंद्र जी रुक जाओ भाई, रुक जाओ सर। किताब पढ़ते हैं, कोई और किताब पढ़ते हैं? महिमा जी के पास जाना है। गलत डेटा पेश कर रहा है, कोई और किताब तो नहीं पढ़ते? धर्मेंद्र जी अर्थव्यवस्था के नाम महिमा जी के पास जाना है मुझे। अरे रुक जाओ भैया, अरे दादा, मैनपुरी कायमगंज के चुनाव की चिंता कर लो भाई, यूनेस्को के चुनाव बाद में देख लिए जाएंगे, जीतने के बाद इधर लोकल में निपट लिया जाए। महिमा जी बोलिए, आप भी इशारा कर रही थी जी। हाँ, मैं हाथ खड़ा कर रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी के भाषण का जिक्र करते हुए ये पहली बात तो आज वोट ऑफ थैंक्स था।
रैली नहीं थी, कोई एंडोर्समेंट नहीं था। बावजूद उसके पिछली बार की तरह जब उन्होंने अपना सीना पीट पीट कर कहा था एक अकेला सब पे भारी, यदि आज के भाषण को एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में समाहित करना हो तो वो ये होगा कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये प्रधानमंत्री और आज के भाषण में सुन लीजिए, बार बार उन्होंने कहा मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक पूरी सरकार होती है, एक पूरा तंत्र होता है, लेकिन जब भी श्रेय लेने की बात आती है तो मैंने ये किया। उन्होंने पीएम आवास योजना की, आयुष्मान की जितनी बार बातें की, वो ये तो बताना भूल गए कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने जब अपनी रिपोर्ट में आयुष्मान और पीएम आवास योजना और ये घर घर जल योजना की सच्चाई बता दी तो उस कैग ऑफिशियल को ट्रांसफर कर दिया गया। वो ये भी बताना भूल गए कि सेल्फी बूथ्स के ऊपर आरटीआई में कितना खर्चा हुआ, जिस ऑफिसर ने बता दिया उसके ऊपर कार्रवाई इस सरकार के द्वारा कर दी गई। वो ये भी बताना भूल गए कि जब संसद के पटल पर हर घर नल योजना का डेटा मांगा गया था तो ये सरकार कोई डेटा दे नहीं पाई थी, आज उन्होंने बातें कर दी। वो ये भी बताना भूल गए कि राजस्थान में हमने 450 रुपए का सिलेंडर जो वायदा किया था वो हम दरअसल सिर्फ वहां की जो 70,000 के करीब जो उज्ज्वला योजना की बेनिफिशियरीज हैं उनको देने वाले हैं, पूरी जनता को नहीं देने वाले। झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। आपको ये भी याद होगा राजस्थान में एक व्यक्ति को समय कम है, छोटे छोटे में रखिए। इन्होंने आज ये जिस तरह से हैट्रिक घोषित कर दी, वैसे ही राजस्थान में एक मंत्री भी घोषित किया था, फिर चुनाव हुआ और वो औंधे मुंह गिर गए। वही हाल 2024 में भाजपा का होने जा रहा है। जी रुकिए, अभी विजय जी से एक सवाल लेते हैं छोटा सा। देखिए, जब आप चुनाव पे इस तरीके से खड़े हो ना तो आपको अपनी एड्रेसेबल पब्लिक जो होती है ना उसके हिसाब से सोचना, बोलना और स्ट्रेटजाइज करना होता है। इस मुहाने पर आकर के अगर आप ये वाली चर्चाएं करेंगे तो आपका परसेप्शन क्या बनेगा, आप ये खुद सोचिए। मैं बार बार याद दिला रहा था कि मैनपुरी कायमगंज के चुनाव चिंता करो, यूनेस्को की मत करो, अभी वो बाद में कर लेंगे। चुनाव जीतने के बाद विदेश नीति में हम एक शो कर देंगे, आप लोग आइएगा, चर्चा कर लीजिएगा। आज की तारीख में आप देखिए ना, आप जो बात मूल प्रश्न वही बैक टू जीरो पहुंच गया मैं कि आज आप कहाँ खड़े हैं ये पहले देखिए, चैलेंज तब करिएगा ना। इस मूल प्रश्न को जब मैं यहां पूछता हूं टीवी डिबेट में तो हर आदमी फिर नैतिकता और लोकतंत्र तो संविधान बताता है। संसदीय मर्यादा की नैतिकताएं मैंने भी देखी अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में कि कहां कहां कौन कौन तार तार हुआ, एक वोट से कैसे हराया गया वाजपेयी जी को, यह हमने भी देखा है और पूरे देश ने देखा है। इसे लोकतंत्र की नैतिकता ज्ञान मुझे मत दीजिए प्लीज, जनता देख रही है। विजय जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की और आप तो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपको क्लाइंट पता होना चाहिए कि कौन क्लाइंट है, किसको आप बेच रहे हैं। तो वो एड्रेस करने वाली बात आपने कही। मैं केवल इंडिया गठबंधन के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ एक शेख सादी की एक बात याद करना चाहता हूं। शेख सादी ने कहा कि यदि चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकती हैं, लेकिन इसमें ये जो यदि है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यदि अब बाकी इंडिया गठबंधन के लिए शुभ ये यदि का जवाब ही चाहिए। देखिए, मोदी जी ने भी कहा है कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए जो सरकार पे लगातार इस तरह सवाल उठाए। लेकिन विपक्ष अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे लगता है वो लड़ना नहीं चाहता, आत्मसमर्पण करके बैठा हुआ है, और फिर आप कहेंगे कि साहब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो भाई अब तो ये चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, इसमें हर आदमी जीतने के लिए सब काम करेगा। मुझे नहीं लगता कोई हारने के लिए चुनाव लड़ रहा होगा इस समय, या कोई ये मान के चल रहा होगा कि पता नहीं सरकार आएगी नहीं आएगी, मैं ऐसी एक स्पीच दे दूं। जोरदार स्पीच इसलिए आदमी देता है, उसको कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा। आप जब होंगे तो आप भी ऐसे ही देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो जो जहां होता वैसे ही करता है। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।